नमस्ते बच्चों। लास्ट क्लास में हमने संप्रेषण के प्रकार शुरू करे थे। तो संप्रेषण कम्युनिकेशन दो तरह का हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। जो रूल्स को फॉलो करता है वो औपचारिक और जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है वो अनौपचारिक संप्रेषण। और हमने यही कहा था, जो संगठन के औपचारिक तंत्र का पालन करता है यानी कि नियमों का पालन करके काम करता है वो औपचारिक संप्रेषण, और जो संगठन में किसी फॉर्मल तंत्र का पालन नहीं करता है वो अनौपचारिक संप्रेषण। दोनों की कुछ विशेषताएं हैं जिसको कि हम इनके डिफरेंसेस से समझेंगे। इस डायग्राम की मदद से भी हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। औपचारिक संप्रेषण का मतलब क्या हुआ, जैसे ए बॉस है तो ए बी से बात कर रहा है, बी सी को आदेश दे रहा है, सी डी को आदेश दे रहा है, या फिर डी को कुछ कहना है तो वो सी को कहेगा, सी को कुछ कहना है तो वो बी को कहेगा, फिर बी ए को कहेगा। इस तरीके से इनके संप्रेषण जो है ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, औपचारिक तंत्र का पालन करते हैं, सोपान श्रृंखला का पालन करते हैं। लेकिन अनौपचारिक संप्रेषण में क्या होता है, कोई भी किसी से बातचीत कर सकता है। ए एफ से बात कर रहा है, ये ई से बात कर रहा है, एफ डी से बात कर रहा है, एफ बी से बात कर रहा है। यानी कि अनौपचारिक में कोई भी किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकता है, कोई भी किसी से बातचीत कर सकता है। यहाँ पर कोई तंत्र का पालन नहीं हो रहा है, किसी प्रॉपर सिस्टम का पालन नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है, जबकि ये जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक है, प्रॉपर फॉर्मेट में बना हुआ है। जैसे कि मैंने अभी भी आपको कहा था, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण का की जो विशेषताएं हैं वो हम इस टेबल की मदद से उसको समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स के आधार पर हम इनको समझेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। तो एक टेबल बना लीजिए, पूरा पेज ऑलमोस्ट आपका लग जाएगा। आधार, औपचारिक संप्रेषण और फिर अनौपचारिक संप्रेषण, इस तरीके से पूरा टेबल बना लीजिए। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला जो कि हम पढ़ चुके हैं वो है परिभाषा, डेफिनेशन। औपचारिक संप्रेषण क्या है, वह संप्रेषण जो संगठन में औपचारिक तंत्र का पालन करता है। अनौपचारिक संप्रेषण वह संप्रेषण जो औपचारिक तंत्र का पालन नहीं करता है। आई होप अब तक आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी। नेक्स्ट है रूप, कैसा होता है औपचारिक। अगर बॉस जो है वो अपने अधीनस्थ को, अधिकारी अपने अधीनस्थ को अगर कोई बात कहता है तो मोस्टली वो लिखित रूप में होती है, रिटन फॉर्म में होती है, कभी कभी ओरल भी हो सकती है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, अगर प्रिंसिपल मैम को कोई भी बात कहनी होती है तो वो ऑर्डर रजिस्टर में उस बात को निकाल कर टीचर्स तक पहुंचाते हैं और टीचर्स उसको, मैसेज को पढ़ के उस पर साइन करते हैं कि हाँ हमें ये संदेश मिल गया है। या कई बार वो फ़ोन के माध्यम से भी बात कर सकती हैं। तो औपचारिक संप्रेषण मौखिक या लिखित कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर कैसा होता है, लिखित होता है, रिटन होता है। अनौपचारिक क्या है, फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। तो इस तरह का संप्रेषण जो होता है वो आमतौर पर मौखिक होता है, ओरल होता है। हमने बात की, बात खत्म हो गई, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। औपचारिक संप्रेषण का हमेशा कुछ ना कुछ प्रूफ रखा जाता है अपने पास में। फिर संबंध, किस तरह के रिलेशंस को दर्शाता है। जो औपचारिक संप्रेषण है वो संगठन में औपचारिक संबंधों को दर्शाता है, फॉर्मल रिलेशन को दर्शाता है। अधिकारी उसके अधीनस्थ, कौन किसको आदेश निर्देश दे रहा है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, तो ये औपचारिक संबंधों को दर्शाता है। जबकि जो अनौपचारिक संप्रेषण है वो संगठन में अनौपचारिक संबंधों को दर्शाता है, इनफॉर्मल रिलेशंस। इनफॉर्मल रिलेशंस का मतलब है फ्रेंडली रिलेशंस को दर्शाता है। और मार्ग, जैसे मैंने आपको भी डायग्राम भी दिखाया था, औपचारिक संप्रेषण का जो मार्ग होता है वो निश्चित होता है, जो सोपान श्रृंखला का पालन करते हैं। जैसे ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होगा या नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होगा, तो वो फिक्स्ड होता है पैटर्न। लेकिन अनौपचारिक संप्रेषण में जो उसका मार्ग है, जो पैटर्न है, वो कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब लिख के भेजा संदेश लिख कर आता है, ऑर्डर रजिस्टर में लिख कर आता है, तो सबको पता होता है कि मैसेज किसकी तरफ से आया है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मैसेज को सही बताना। ये लिख जो अगर कुछ रिटर्न में आता है तो हमें पता होता है कि संदेश किसने दिया। अनौपचारिक संप्रेषण में क्या होता है, आमतौर पर अफवाहें फैलना, गप्पे मारना, जैसे गप्पे मार रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं,
तो यहाँ पर वो कहेगा कि मुझे तो उसने बताया। उससे पूछ रहे हैं कि तुमने बताई थी इसको ये बात, तो वो बोलता है नहीं मैंने तो नहीं बताई इसको। तो ऐसे में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये बात आई कहाँ से है। तो यहाँ पर अनौपचारिक संप्रेषण में उत्तरदायित्व निश्चित करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम इनको दोबारा से देखें, परिभाषा, रूप, औपचारिक संप्रेषण हमेशा लिखित या मौखिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, ये लिखित होता है। और अनौपचारिक संप्रेषण हमेशा मौखिक होता है। संबंध, औपचारिक संप्रेषण है तो औपचारिक संबंधों को दर्शाता है, अनौपचारिक संप्रेषण है तो अनौपचारिक संबंधों को दर्शाता है। मार्ग, औपचारिक संप्रेषण का मार्ग निश्चित होता है, डायग्राम में देखा था, या तो ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। और अनौपचारिक संप्रेषण का मार्ग कुछ निश्चित नहीं होता, कहीं से कहीं तक भी कुछ भी गोल 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 घूम जाता है। कई बार इसको अंगूरी लता संप्रेषण भी कहते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण को अंगूरी लता संप्रेषण भी कहा जाता है। आपने कभी अंगूर का जो वो होता है, बेल होती है, अंगूर जिस पर लगता है, आपने वो बेल देखी है? अगर आपने देखी हो बेल तो आपको पता होगा कि वो बिल्कुल ऐसे क्रिस क्रॉस बहुत दूर तक जाल की तरफ फैलती है। तो अनौपचारिक संप्रेषण भी क्या होता है, अफवाह। जैसे अभी हम यहाँ पर कोई बम की अफवाह फैला दें, एक व्यक्ति कोई बात बोलेंगे तो पूरे दिल्ली में वो बात खबर फैल जाएगी फटाफट, पता नहीं कितनी जल्दी। तो इसका कोई मार्ग निश्चित नहीं होता और अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं अनौपचारिक संप्रेषण की वजह से। और उत्तरदायित्व, जब कोई चीज़ लिखित है तो डेफिनेटली उत्तरदायित्व निश्चित करना आसान है। और जब कोई चीज़ ओरल है, मौखिक है, तो उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बात निकली कहाँ से, ये उत्तरदायित्व निश्चित करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में आगे चलते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डायग्राम डिस्कस किया था कि सेंडर होता है, संदेश भेजने वाला व्यक्ति होता है, वो रिसीवर को, संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मैसेज भेजता है, और बीच में कई बार शोर होता है, कोलाहल होता है, जिसकी वजह से जो प्राप्त करता है वो संदेश को उन अर्थों में प्राप्त नहीं कर पाता है जिन अर्थों में सेंडर या प्रेषक उसको भेजना चाहता है। यदि ऐसा होता है तो वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जिस वजह से सेंडर जो मैसेज भेजना चाहता है वो रिसीवर के पास वैसे का वैसे नहीं पहुंच पाता। क्या क्या हो सकता है, संदेश में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, संदेश की एनकोडिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिस माध्यम से वो मैसेज भेजा जा रहा है उस माध्यम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, संदेश को समझते समय रिसीवर जब उसको मैसेज को अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर रहा है, डीकोडिंग में कोई समस्या हो सकती है, या रिसीवर जब फीडबैक दे रहा है, वो कुछ गड़बड़ दे रहा है तो फीडबैक के समय कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इनमें से कहीं पर भी वो समस्या हो सकती है, और इन्हीं सभी समस्याओं को जो है वो संप्रेषण में बाधा के नाम से जाना जाता है। बाधा का मतलब वो क्या क्या कारण है जिस वजह से सेंडर जो मैसेज भेजना चाह रहा है, रिसीवर उस मैसेज को उन अर्थों में प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उन सभी कारणों को प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं। तो बच्चों, प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं क्या हैं? वे सभी बाधाएं जो कि संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचने में अड़चने पैदा करती हैं, उन सबको संप्रेषण में बाधाओं के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कितनी तरह की ये बाधाएं होती हैं? ये आमतौर पर 4 तरह की हैं। देयर आर 4 कैटेगरीज, 4, इनको बैरियर्स बोलते हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं। तो 4 तरह की बाधाएं हैं। नंबर 1, सांकेतिक बाधाएं, सांकेतिक बाधाएं। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स बोलते हैं इसको। नंबर 3, संगठनिक बाधाएं, और नंबर 4, व्यक्तिगत बाधाएं। तो कितने तरह की बाधाएं हो सकती हैं? 4 तरह की बाधाएं हो सकती हैं, सांकेतिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, संगठनिक बाधाएं और व्यक्तिगत बाधाएं। अब एक एक को देखते हैं कि उनका किस किस कारण होता है। सांकेतिक बाधाएं कब उत्पन्न होती हैं? संदेश की एनकोडिंग या डीकोडिंग के समय आने वाली बाधाएं। जब हम उसको मैसेज को भेज रहे हैं या प्राप्त कर रहा है, मैसेज को प्राप्त कर रहा है, उस बीच में गड़बड़। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मानसिक स्थिति से प्रभावित होने वाली बाधाएं। संगठनिक बाधाएं, वे कारक जो संगठन के रूप, संगठन के नियम या संगठन की संरचना के कारण आती हैं। और व्यक्तिगत बाधाएं
जो रिसीवर और सेंडर की जो बाधाएं हैं, प्रेषक या प्राप्तकर्ता की अपनी पर्सनल बाधाएं जो हैं उन्हें व्यक्तिगत बाधाओं के नाम से जाना जाता है, पर्सनल बैरियर्स। सबको एक एक करके देखेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लीजिएगा इसके ऊपर, बहुत बड़ा स्टार लगा लीजिएगा। तो प्रभावी संप्रेषण में कितनी बाधाएं हैं? 4 बाधाएं हैं। संकेत, एनकोडिंग डिकोडिंग संबंधी, मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्थिति संबंधी, संगठनिक, संगठन से संबंधित, व्यक्तिगत, व्यक्तियों से संबंधित बाधाएं। संकेतिक, एनकोडिंग डिकोडिंग की बाधाएं, मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्थिति की बाधाएं, संगठनिक, संगठन की बाधाएं, व्यक्तिगत, व्यक्तियों की बाधाएं। व्यक्ति कौन कौन है? रिसीवर और सेंडर। एक एक बाधा को अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।